Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझाया था और उसके फीचर्स बताए थे, राइट? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं जैसे मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो ट्रू है या फॉल्स है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फॉल्स है। ओके, यानी आपका मायने ये है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या जीरो होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होता है, अच्छी बात है। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या जीरो है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यानी ये बात हमारे दिमाग में अच्छे से आ चुकी है कि अगर ए डॉट बी बराबर ज़ीरो होता है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इतनी बातें हम लोगों को क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि पिछले टर्म पे मैंने थोड़ा बहुत वेक्टर रिजोल्यूशन का आपको आइडिया दिया था, आज फिर से दे रहा हूँ क्योंकि समय उस दिन हमारे पास कम था, तो मैंने बोला था नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसे देखेंगे, राइट? तो आज समय आ गया है। वेक्टर रिजोल्यूशन होता क्या है हमें इसके बारे में समझना है। 5 रुपये समझते हो? 5 रुपये, 5 रुपये समझते हो? अगर मैं 5 रुपये को रिजॉल्व करके 3 टुकड़ों में बांट दूं, 2 का सिक्का, 2 का सिक्का और 1 का सिक्का, तो बात सेम है या अलग अलग है? सेम बात है, बस 5 के टुकड़े को मैंने रिजॉल्व कर दिया 3 टुकड़ों में। समझ में आ रही है बात? क्लियर? बात समझ में आई सभी को? क्लियर? ये 20 रुपये है मेरे पास, तो 20 रुपये को मैंने रिजॉल्व कर दिया 10-10 रुपये के 2 टुकड़ों में। क्लियर है? तो ये क्या है? पैसों का रिजोल्यूशन। सिमिलरली वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ देना कि उन दोनों का जो रिजल्टेंट हो वो दिए गए वेक्टर के बराबर आए, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर रिजोल्यूशन। मैं आपको देसी में समझाता हूँ। जब आप छोटे छोटे थे, नैने थे, तो छोटे भाई बहनों के साथ खेलते थे, तो कईयों बार ज़्यादा स्याए जाते, और जब ज़्यादा स्याए जाते तो आप अपने छोटे छोटे भाई बहनों से कहते थे कि चलो तुम चारों एक तरफ, मैं अकेलो एक तरफ। ऐसा करते थे? तो ये कहीं ना कहीं आपने अपनी पूरी पावर को रिजॉल्व कर दिया उन 4 छोटे भैया बहनों की पावर में। यानी बात 4 क्यों ले रहे हो? ऐसे क्यों नहीं लिया कि चल तू छोटा एक तरफ, हम 4 एक तरफ? ऐसे क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि आपने वहां पर 4 छोटे छोटे एक तरफ ले लिए, यानी कहीं ना कहीं मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, इसलिए तुमने वो 4 एक तरफ कर दिया और खुद अकेले हो गए। कहानी समझ में आ रही है? भीम के अंदर, महाभारत में कहा जाता था भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। इसका मतलब द पावर ऑफ भीम इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ 10,000 एलिफेंट्स। यानी मैं भीम की पावर को रिजॉल्व कर सकता हूं 10,000 एलिफेंट्स की पावर में। समझ में आ रही बात? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 10,000 हाथी मिलकर जो काम करेंगे वो काम अकेला भीम कर देगा। कहानी समझ में आ रही है? नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है? इसी तरीके से क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। आपको याद है ये बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा हो, बिल्ली जालंग खींच रही है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे। ये सब मैं आपको हालांकि पिछले टाइम पर सिखा चुका हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? ये रिजल्टेंट है इसका। क्लियर? सपोज करिए, मैं दोबारा से एक बार आज फिर समझा देता हूँ, लास्ट चांस है। ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा हो 4 न्यूटन थे, और बिल्ली जालंग खींच रही है 3 न्यूटन थे। समझ में आ रही बात? तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट जाएगा किधर? जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, उनको तो समझ में आता है कि ये इधर जाएगा। लेकिन कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्होंने आज या कल में ही शुरू किया है, तो उनके हिसाब से ये तो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कुत्ता ताकत ज़्यादा लगा रहा है, बिल्ली कम लगा रही है। सही बोल रहा हूँ ना? माना कुत्ता ताकत ज़्यादा लगा रहा है, सपोज करो कुत्ते ने थोड़ी देर में इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ सरका लिया, तो इतनी देर में बिल्ली चुप नहीं बैठेगी। बिल्ली भी ताकत लगा रही है ना उसी मोमेंट में, भले ही कम लगा रही है तो क्या, ताकत तो लगा रही है, दोनों में खींचातानी हो रही है। तो ऑब्जेक्ट न तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, न ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे जाएगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा। तो ये रिजल्टेंट है कुत्ता एंड बिल्ली का, यानी कुत्ता और बिल्ली दोनों जब एक साथ ताकत लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? ये सब बातें अपन लोग पहले कर चुके हैं। क्या सर नो बताइए उन्हें। कुत्ता जालंग खींच रहा, बिल्ली जालंग खींच रही है, तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे। समझ जाता हूँ, समझ जाता हूँ।
समझदार हो? कौन सी दार हो? समझदार हो, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूवमेंट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पे भी कोई ना कोई दो ताकत लग रही होंगी। कैसे 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 कैसे? ऐसे 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 ऐसे, बोलो भैया। ये आपने मालूम है क्या किया? इस वेक्टर का रिजोल्यूशन कर दिया दो कंपोनेंट में। क्लियर? इस वेक्टर को आपने क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। क्लियर? वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब होता है टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन अ प्लेन सच दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर को दो ऐसे पार्ट में तोड़ देना कि उनका जो दोनों का रिजल्टेंट है वो दिए गए वेक्टर के बराबर आए। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से करवा चुका हूँ प्रिपरेशन, और उसका रीजन भी बता चुका हूँ, और आप लोगों ने मुझे प्रूव करके भी ये सब बातें बता दी थी। और वो कहानी ये थी जिसमें मैंने आपको बताया था, बताना जरा, देखो जरा आपको पता भी है कि नहीं पता। ये ए है और ये थीटा है। व्हाट इज दिस? ए कॉस थीटा। कहानी क्लियर है ना? अब आपको ये समझ में आता है ए कॉस थीटा आया कहां से है? बोलो भैया, बोलो कहीं नहीं भाई। और जे हाँ, शाबाश। सीन क्लियर है सभी को? और फिर भी अगर आप इसे कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं तो वो भी देख ले। वैसे तो मैं पिछले टर्म पे बता चुका हूँ। ये मैंने ए बी सी डी, सपोज करिए मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? काय की वैल्यू निकालनी है? ए बी की वैल्यू निकालनी है, और मान के चलिए मुझे ए डी की भी वैल्यू निकालनी है। ये दो वैल्यूज मुझे निकालनी है। मैं निकालूं? अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा आप लोग, ए बी ये निकालना है। तो मैंने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया। इन ट्राइंगल ए बी सी, ऑनलाइन वालों देख पा रहे हो? प्रॉपर देख पा रहे हो? ओके। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को जरा घुर्रा के देखिए आप लोग। सभी को ट्राइंगल ए बी सी नजर आ रहा है फिगर में? ट्राइंगल एबीसी अगर आपको नजर आ रहा है तो गौर से देखिए, इस ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ए वेक्टर दो है ना? दो है। बेस में निकालना है ए बी, एंगल मुझे दिया है। ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें एंगल भी आ जाए, बेस भी आ जाए और हाइपोटेन्यूज भी आ जाए? तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बाय द वे? ए बी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी की जगह डायरेक्ट ए वेक्टर लिख दूं? बुरा तो ना लग रहा हो? लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं। तो ए इधर आ जाएगा तो ए बी बराबर तिहाई है ए लाला ए कॉस थीटा। सीन क्लियर है? ए कॉस थीटा कैसे हो? वैसे मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ आपको, बोलो। तो ए बी है तिहाई कितने? ए कॉस थीटा। यही तो बताया था मैंने। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है ए डी। कहाँ निकालना है? और मुझे दिख रहा है जी ए डी जो है वो कहूँ ना कहूँ बी सी के बराबर है। ये अतिया के नाम है ना? बोलो। अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो गौर से देखें, ए डी वही होगा जो बी सी होगा। होगा नहीं होगा? मुझे बी सी निकालना है, यानी इस ट्राइंगल को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। एंगल मुझे दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज मुझे दिया हुआ है। ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें एंगल भी आ जाए, परपेंडिकुलर भी आ जाए, हाइपोटेन्यूज भी आ जाए? तो हमने बचपन में पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? जोर से बोलो, आवाज ना आई। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए वेक्टर। सीन क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। साइन क्लियर है? और जो बी सी है वही ए डी है। तो फाइनली ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? काहुए को परेशानी? बोलो भाई। सीन क्लियर है? एक बात बताइए, देखो कौन सा बता रहे हो मुंह पे से। ये मार्कर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला मार्कर देख पा रहे हैं आप लोग? आप मुझे बता सकते हैं कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है? काहे जे? अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये मी मैया कही क्या नहीं तुमने? ये कौन सी लाइन है? सिर्री बता देगो? बता देगो नहीं बता देगो? इधर देखिएगा, ये जो वेक्टर है इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। एक ये, इसकी वैल्यू आ गई हमारी ए कॉस थीटा। आ गई नहीं आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ए साइन थीटा। का हुए को परेशानी? ये सारी बातें हम लोग पिछले टर्म पे कर चुके थे। मुझे बता सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाँ ए कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। कहानी समझ में आ रही है?
तो पहले तो ये वेक्टर रिजोल्यूशन पूरा पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने ये समझ लिया होगा। और फिर भी मैं एक बात दोबारा आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग जिनका आज पहला दूसरा दिन है, इस बात को अपने दिमाग में उतार लें, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों से आ नहीं रहे हैं। ये बात मैंने पिछले टर्न पे बता दी थी, आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात फिजिक्स में बार बार यूज़ होगी, आगे आने वाले हर चैप्टर में यूज़ होगी, 12th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, जल्दी करना बड़ी बात है, राइट? हमें टाइम सेव करना है। तो मैंने आपको पिछले टर्न पे भी ये बात बताई थी पचौरी जी, आज फिर बता रहा हूँ। इतने देख ले बोर्ड पे। क्लियर? ये देख लें सभी लोग ध्यान से। देखो भैया, ये ए है और ये थीटा है। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल घुटवा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, चाहे जैसे समझ लो। प्रूव करके मैंने वेल बता दिया कि कैसे आया है। मैं बिल्कुल रटवा रहा हूँ और आप भी रट के फेंक दे इसे, क्योंकि ये काम फटाफट करने होते हैं। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ये जो लाइन है इसका वैल्यू ए है, और ये लाइन कौन सी लाइन के साथ एंगल बना रही है? इसके साथ या इसके साथ? तो ये बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ भी एंगल बनाती है, यहाँ पर ये इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, तो ये कंपोनेंट कॉस हो जाता है, यानी ए कॉस थीटा, और बचा खुचा जो कंपोनेंट होगा वो साइन हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं ए साइन थीटा। कहानी समझ में आ गई? अब मैं आपसे घुमा घुमा के पूछूंगा, जवाब देना फटाफट मुझे, ठीक है? बताइए ना कौन सा बतावे को मुँह पे थे? जे ए है और जे थीटा है, तो बता सकते हैं ये कितना होगा? ए कॉस थीटा। क्लियर? और ये ए साइन थीटा। ऐसे देख के बता दोगे ना फटाफट? पूछेंगे मैं वाला अनुमान बनाओ, एक एक करने पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर? मन बच जाओ। बताइए ने, सोच समझ के जवाब देना है। ये V है, थोड़ा अंदाज बदलता हूँ, ये 45 डिग्री है, बताओ क्या लिखोगे इसे? है V cos है, हाँ जे, अच्छा क्लियर है? ऐसे बता दोगे? जहाँ मैं बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? मार पड़ेगी जूरा जूर 45 बोलो, थीटा फीटा ना ना, वी कॉस 45 कितने गए? और वर्टिकल कंपोनेंट सीन क्लियर है? सोच लियो भाई, जो कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो आ रहे हो पक्का? अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। रेडी पे रेडी है, धप्पा नहीं बोलूंगा, ओके? मोते न्यो के लेसन लेसन लेसन, आप लोगों ने 10th पास की है, मतलब प्रमोट किया है, राइट? सही बोल रहा हूँ, प्रमोशन लिया है। तो 10th में आपने जो प्रमोशन लिया है, कोई कितना भी बड़ा चूतिया हो उसको ये ज़रूर मालूम होगा कि एक्स एक्सेस किधर होता है, वाई एक्सेस किधर होता है, जेड एक्सेस किधर होता है। जानते नहीं जानते? तो बताओ ये कौन सा एक्सेस है? पॉजिटिव को बोलेगो, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये वाला। अबे पूछ तो लगनो भाई। हाँ, पॉजिटिव वाई एक्सेस है, नेगेटिव एक्स एक्सेस तो अभी जगह है। कौन सा जेड एक्सेस? बच्चे जानते हो? एक कौआ है, कौआ का भजे रहे का भजे रहे, तो वहाँ में वेलोसिटी होगी मालूम है? कौआ कितने वेलोसिटी थे मालूम? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच। कितनी वेलोसिटी थे बता कौआ? एक कौआ है भज रहा हुए 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और कुछ इस प्रकार भज रहा है कि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताओ फिगर कैसे बनाऊं? कौआ भज रहा हूं। क्लियर? सही बोल रहा हूं? और कितनी वेलोसिटी है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। वी वेलोसिटी से भग रहा है, मैंने वेलोसिटी की वैल्यू इधर लिख दी। बुरा तो ना लग रहा तुम्हें? लग जाए, मैं कर दूंगा मैं। क्लियर है? तो कौआ भज रहा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। भज रहा ना? भज रहा हूँ। और न्यो करो पट्टा मोते, न्यो करो कौआ जो भज रहा है ना, वो हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताओ कैसे बनाऊं? तो भैया मैंने तो बचपन में से सुनी होती है एक्स एक्सिस ऐसा हो तो है,
तो ये 30 डिग्री एंगल है गो, नहीं है गो, आगे हिब्बाऊ नालायकों। ये जो वेलोसिटी तुम्हें दिख रही है तो ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस का? हाथ से बताओ किस का, यानी इसका पर इसका। आवाज यही तो कर्म करे तुमने, कर नहीं कर रहे। तो भैया ये जो वेलोसिटी है ये रिजल्टेंट है जा का और जा का, बोलो भैया। तो कमीनो ये v है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितने कहे जाओ? v cos सिर्री बता देगो जिका है। अच्छा मालूम होता क्या करो, मुँह तो कह रहे हो जो कौआ उड़ रहे हो है ना, ये जो कौआ उड़ रहे हो है ना, जाको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताया था। तो बताओ जाको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने गए? जोर से बोलो, आवाज ना आई। शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से 100 बार। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? v cos 30 डिग्री। सीन क्लियर है बेटा सभी को? आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। नालायकों वेलोसिटी कितनी है? 10 है कोई माई का लाल जो मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू बता दे? √3/2। याद तो ना ना भाई नो है नाला को मार पर रही तुमने जीवरा जीव नाने। और सुना है 2 का टेबल आपको बड़े अच्छे से आता है? 2 5 10। आंसर इज 5√3 मीटर पर सेकंड। सीन क्लियर है? यानी कौआ जो रमक रहा हो तो उड़ रहा हो तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो कितना आया वेलोसिटी का? 5√3 मीटर पर सेकंड। सीन क्लियर है? कौए को परेशानी बता सकते हो मुझे? वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? जोर से बोलो। v sin, शाबाश, बहुत ऊपर जाओगे आप लोग। v sin 30 डिग्री। सीन क्लियर है सभी को? कौए को परेशानी हो तो बताए। v कितने गए? 10 sin 30 1/2। तो ये मैंने रखा 1/2। 2 से 10 डिच क्या? 5 1 5 मीटर पर सेकंड। सीन क्लियर है सभी को? कौए को परेशानी? हाँ, ऑनलाइन वालों प्रॉपर देख पा रहे हो? बोर्ड पे पूरा दिखाई दे रहा है आपको? ओके, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने सेम यही था। क्या था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गौर से हम लोग देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सभी लोग नोट्सों में दिखाई दे रहा होगा यार आपको? एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन आपको जो दिया है वो ये दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसमें ऑब्जेक्ट की जगह मैंने कौआ ले लिया था, समझ गए ना? इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। गॉट इट गाइस? देन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फटाफट जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। समझ गया ना? क्वेश्चन एग्जाम मिल गया कि नहीं नोट्सों में आपको? हाँ, तो उतार ले, क्या सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है पट्टा, मालूम है क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है। लिसन एवरीवन, ये एक ऑब्जेक्ट है, गौर से देखें। हो सकता है काफी लोगों के आंसर सही आ गए हों, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों सही आ गए, है ना? ये ऑब्जेक्ट है और कह रहा है इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जा रहा है। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 दे रहा था। यहाँ उल्टी सीधी बातें करते हैं। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? अब वो कह रहा है ये जो फोर्स है ना, अच्छा ये मुझे मालूम है कि ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किसका? जाका और जाका। क्लियर? और क्वेश्चन में पट्टा ने मोते यूं कही है कि ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला जो फोर्स है वो वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहाँ थे? जी हाँ मेरे भाइयों, ये 60 डिग्री का एंगल है। सीन क्लियर है? कौए को परेशानी हो तो बताए ना ने। तो ये एफ है, ये 60 है, तो ये कितने कह जाओ? एफ cos 60। वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। एफ इज इक्वल टू कितना दिया है हमको? 10 न्यूटन। एफ कितना दिया है बेटा हमको?
10 न्यूटन। गौर से देखिएगा सभी लोग, F की वैल्यू हमको कितनी दी है? 10 न्यूटन। अब आप गौर से देखिए, ये F है और थीटा की वैल्यू है हमारी कितनी? 60 डिग्री, है ना? तो आप इसे क्या लिखते थे बताओ जरा मुझे? ये F है, ये थीटा है, तो इसको क्या लिखोगे? F cos थीटा। थीटा अवेल रख लेंगे 60, समझ गए ना? ये F cos 60 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये महान है। चलो भैया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 क्या लिखूं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F sin थीटा। F धर दो वैल्यू, थीटा sin 60 डिग्री। सीन क्लियर है ना? तो 10 sin 60 डिग्री हो गया √3/2, 2 5 जा, तो फाइनली कितना आ गया? 5√3। सीन क्लियर है? वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? जी हाँ, F कितना है? 10। cos थीटा कितना है? cos 60 कितना होता है? 1/2। 2 से ये 10 5 टाइम्स कैंसिल, 5 न्यूटन। सीन क्लियर है? ये 5√3 न्यूटन। फोर्स निकाला है ना, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ पाए? फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे की बात करूंगा। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे तो कर लेंगे। एक बात और रहेगी मेरे बताने के लिए, सुन लो। आप वैसे भी कर सकते हो, घबरा मत जाना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी करें। F 10 था अपना, है ना? F कितना था? 10 था। वर्टिकल से एंगल कितना दे रहा था? 60 डिग्री दे रहा था। तो आपने लिखा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सही बोल रहा हूँ? तो आपने इसको बोला F cos थीटा, इसको बोला F sin थीटा, है ना? या आप इसे F cos 60, इसे F sin 60, ठीक है? कोई भाई बहन हमारा ऐसा भी हो सकता था जो ऐसे भी सॉल्व करे। ये 60 है, ये पूरा मुझे 90 दिख रहा है, तो बाद में चाहे कर लो 30, कर सकता है। और ये F है, ये 30 है, तो इसे क्या बोलेंगे? F cos 30। और इसे ऐसे करके भी अगर आप निकालोगे तो भी आंसर सेम आएंगे, अलग नहीं आएंगे। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए। आगे बढ़ जाऊं मैं अब? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? इफ द रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज R वेक्टर, यही है। लिसन एवरीवन, इससे पहले कि मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताऊं, आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। बताएंगे? एक ज़माना था जब हमने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है हम लोगों को? जरा बताइए ना, कौन सा बता रहे हो मुंह पे? ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे डिनोट कर सकते? ऐसे न्यो में एरो कहाँ लगाऊं? जो तो सिर नहीं बता देगा जहाँ मैं कहूँ। यहाँ कहाँ लिखते अपन है? R वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे लिखते? अच्छा, ये किसका रिजल्टेंट है? नहीं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो है। ये रिजल्टेंट किसका है? A वेक्टर और B वेक्टर का। अगर A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट R वेक्टर है, तो आपने इसे लिखा R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। कहानी समझ में आती है? अच्छा, अगर A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट R वेक्टर है, तो जो लिखेंगे R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सीखो तो बनने एक जमाने में। अच्छा, क्या एक बात बताइए, ये A वेक्टर है, ठीक है? अब जो का है जागो सिर्री बता देगो, बता चुका हूं। ऑपोजिट वेक्टर बोलते हैं। क्या मतलब डायरेक्शन पलट जाती है तो नेगेटिव आ जाता है? अच्छा, ये भी जानते हो आप लोग हैं? तो जो बोल रहा हूं उसका जवाब दे दो। अगर P वेक्टर और Q वेक्टर का रिजल्टेंट R वेक्टर है, क्या इक्वेशन बनेगी? जोर से बोलो। यू मीन टू से R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ये कहना चाहते हो आप? ये तो कह दिए थे, कहीं नहीं तुमने। यानी आपके हिसाब से इस लाइन का मतलब ये हुआ कि P वेक्टर और Q वेक्टर का रिजल्टेंट R वेक्टर है, राइट गाइस? अब मोते यूं कह रहे हो कि अगर मैं Q वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दूं तो रिजल्टेंट S वेक्टर हो जाता है। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? S वेक्टर इज इक्वल टू, पक्का?
समझ गए? सोच लियो, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन में उसने बोला है इफ द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ q वेक्टर इज रिवर्स्ड, रिवर्स यानी उल्टा कर देना, राइट? इफ द डायरेक्शन ऑफ q वेक्टर इज रिवर्स्ड देन द रिजल्टेंट बिकम्स s वेक्टर। तो समझ में आ गई कहानी? देन प्रूव दैट r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये हमसे प्रूव करने के लिए पट्टा बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, ही इज टेलिंग यू if the resultant of p vector and q vector is r vector and if the direction of q vector is reversed then the resultant becomes s vector, then prove that r square plus s square is equal to 2 ब्रैकेट में p square plus q square। Got the question everyone? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? सोच लियो भाई, तो मैं सुन लियो भाई, गौर से देखिएगा। अगर मुझे ये बात समझ में आ रही है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और मुझे प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है। और ये जो प्रूव करने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, जिसमें ऐसे प्रूव करना होता है, तो इसी में आंसर छुपा हुआ होता है। कि पट्टा मालूम होता है, चीख चीख क्या कह रहा है? आर स्क्वायर यानी इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं, एस स्क्वायर यानी इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं और फिर जोड़ दूं, यानी दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। नहीं यही बात है, ये चिट की तरह काम कर रहा है, तो मैं कर रहा हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो अप्पा। पहले ये काम मैं LHS के साथ करूंगा, ठीक है? बोलो भैया। इक्वेशन 2 का भी स्क्वायरिंग करो और जोड़ दो, हो गया भैया LHS। अब यही करा मैं किसके साथ करने हैं? RHS के साथ। किसके साथ कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, इसका भी स्क्वायरिंग करो। और क्या करूं? सीन समझ में आया? अब आपके बाएं हाथ का खेल है जो आप कर सकते हैं। बेटा हेलो, पीछे बातें मत कर छोरा, आप इसे बोल रहा हूँ, आगे वाले को बोल बेटा, हाँ, और बगल वाले को बोल दे, बातें मत करना आप, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? ये मैंने सिंपल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस 2ab। याद आ रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर काटू, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चनों में काउंट होता है, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, है ना? देख ले फटाफट, समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, व्हाट इज 2 डायमेंशनल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। पुराने सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा अपने आप में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, राइट? क्लियर? यहाँ से अपने आप में एक नई कहानी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, पुराने सिलेबस के हिसाब से नया चैप्टर ज़रूर है, पर सॉरी टू से, लेकिन मेरी बात को वही लोग समझ पाएंगे जो लोग कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, जिन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सब क्लियर है ना? मैंने आपको परसों से इशारा किया था, टर्न रखना, क्लियर? आज तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कल से फोड़ा फूटेगा। समझ में आ रही है बात? 2-3 दिन आपके इसी में जाएंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको जब आई थिंक पिछले चैप्टर में शायद बताया था कि जाने इसी में बताया था 2 डायमेंशनल मोशन, याद है? मोशन की टाइप बताए थे, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन बताया था। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है तो उसे हम 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। दूसरा आप बताओ, जब ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है, सरफेस में मूव करता है, सतह पे मूव करता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं किन्हीं भी 2 एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है तो उसे 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट 3 एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है तो उसे 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। या फिर मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है तो उसे 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने बोला ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है तो आप उसे 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे? बताइए ज़रा,
ये 3 डायमेंशनल मोशन है। केवल स्पेस होना ही पर्याप्त नहीं है, स्पेस में तो है लेकिन साला चल तो सीधा ही रहा है ना, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मेन इसका जो सार है वो एक्सेस वाली डेफिनेशन है। एक ही एक्सेस के अलोंग मूव करे तो 1 डायमेंशन, 2 एक्सेस के अलोंग करे, 3 के करे, समझ में आ रही कहानी? ऑब्जेक्ट भले ही स्पेस में चल रहा है, मानता हूं स्पेस में चल रहा है, लेकिन सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, भले ही स्पेस में जा रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आई बात? मैं जब बोर्ड पे चैटी छोड़ दूं तो चैटी का उड़न लगेगी, चैटी बोर्ड पे तो सरकेगी, न्यो चली जाएगी, न्यो चली जाएगी, न्यो चली जाएगी, कितों चली जाएगी, यानी किन्हीं भी 2 एक्सेस के अलोंग ही तो मूव कर रही है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जेड एक्सेस की तरफ तो नहीं आ रही ना, न तो बाहर आ रही है न बोर्ड के अंदर जा रही है। एग्री करते हो इस बात से? बोलो भैया, सीन क्लियर है? सड़क पर साइकिल चलाते हो, कौन सा मोशन होता है? 1D 2D 3D, 1 डायमेंशनल मोशन अगर सीधा है, लेकिन बिजी रोड है तो साइकिल लेते हुए करनी पड़ेगी। बोलो, पीछे से ट्रक वाले ने ठोक दी साइकिल तो 3 डायमेंशनल मोशन, चारों तरफ गुलटैया खा जाएंगे अपन। बोलो भाई, स्पेस में मूवमेंट हो रहा है, कैसा मोशन है बताइएगा? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, क्योंकि यहां पर एक तल में गति हो रही है, एक प्लेन में गति हो रही है, और जब प्लेन में मूव करेगा तो किन्हीं भी 2 एक्सेस के अलोंग ही मूव करेगा। सही बोल रहा हूं ना? तालिबानियों का एयरक्राफ्ट आ रहा है जी, कैसा मोशन? 3 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ रही मेरी बात? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। हम लोग क्लियर है इस बात से? काहुए को परेशानी बोलो भाई। अच्छा बताइए ना, देह कौन सा बतावे वो मुंह पे थे? बॉलर बॉल फेंक रहा है, बॉल फेंक रहा है, ये जमीन है, ये बॉल आई टी, कैसा मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल मोशन है या 3 डायमेंशनल मोशन है? रुको रुको, बचपन में नैने नैने थे तो ऐसे बॉल फेंकते, सुर्रास जमीन पे घिसटता भी जाती। 1 डायमेंशनल मोशन। थोड़े से बड़े हो गए, ज़्यादा बड़े ना भाई, थोड़े से बड़े है, थोड़े से बड़े हो गए तो अब आपको सुर्रा खेलने में मज़ा नहीं आता। अब आप बॉल को ऐसे फेंकते हो तो बॉल ऐसे, क्लियर? ये हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन आज बड़ा बच्चा हो गया, क्लियर? अब बड़े बच्चे बॉल को ऐसे नहीं पकड़ते, जो नैने नैने बच्चे होते थे वो बॉल को ऐसे फेंकते थे, ऐसे। लेकिन बड़े बच्चे ऐसे फेंकते हैं, यूँ कर लेते हैं, यूँ ऐसे 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 करते हैं, और फिर कहते हैं लेग ब्रेक फेंकूँ या ऑफ ब्रेक फेंकूँ। बोलो बोलो, यानी अब आप बॉल को स्पिन कराते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर जब आपकी बॉल टिप्पा खाती है, टिप्पा खाने के बाद या तो बोर्ड के अंदर कट जाएगी या बोर्ड के बाहर कट जाएगी। कट जाती है कि नहीं कट जाती? तो वो बॉल जो स्पिन हो रही है वो कौन सा मोशन हो गया? 3 डायमेंशनल मोशन। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? 1D 2D 3D क्लियर? सुर्रा स्पिन करा लेता होगा, बता देंगे कूदना, चिंता मत करो, ठीक है? मैच लड़ लेंगे, पता मत जाएगी कितने के स्पिन मारे हैं। चलूँगा आगे। तो ये जो मैंने बोला आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? ओए बातें नहीं छोड़ा, तोप चल जाएगी और तोप से निकलेगा कैसा मोशन? कैसा मोशन? 2 डायमेंशनल मोशन। गोला नहीं हो जाएगा ऐसे टिंग धड़ाम, नहीं यही बात समझ है? क्लियर? गोला जब फटेगा तो क्या डायमेंशन को मोशन होगा? समझ गए ना मेरी बात को? सीन क्लियर है? तो 1D 2D 3D आपको समझ में आता है? मैंने सिंपल ऐसे बॉल फेंकी तो इस तरीके से ये जो हुआ ये कैसा मोशन हुआ? 2 डायमेंशनल मोशन। समझ में आई बात? ओके, आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। यहाँ पर हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, गौर से सुनिएगा।
अगर मैं टू डायमेंशनल मोशन चाहता हूं तो ऐसे है जागो का, ऐसे है जागो है, ऐसे फेंकेंगे तो टू डायमेंशनल मोशन है जागो, करपट्टी पे थापते पर रह जाएंगे और पागल से यानी कहाँ आते चले जाते हैं। अगर ऐसे फेंकेंगे तो टू डायमेंशनल मोशन है जागो, कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधो जागो और वापस आ जाओ, मूड पे ही गिरेगा बम सीधो। बोला भैया ये कौन सा मोशन हुआ? ऐसे 2D तो नहीं हुआ ना, टू डायमेंशनल मोशन तो नहीं हुआ ना। टू डायमेंशनल मोशन के लिए जरूरी है कि मैं ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकूं या नहीं फेंकूं। कमीनो वर्टिकली अगर फेंकूंगा तो तुम्हारी चांद पे ही आके गिरेगा, तो वो टू डायमेंशनल मोशन कहां से हो गया? नहीं हुआ ना। अगर टू डायमेंशनल मोशन चाहिए तो वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकूं या नहीं फेंकूं? नहीं फेंकूं, पक्का। अच्छा हॉरिजॉन्टली फेंकूं, सुर्रा फेंकूं या नहीं फेंकूं? क्योंकि सुर्रा फेंकेंगे तो जो न्यों आएगी, वर्टिकल फेंकेंगे तो जो न्यों जाओ न्यों ही लौटे आओ, न्यों जाओ न्यों ही लौटे आओ, ये मोशन तो हो ही नहीं पाएगा। बोलो भैया। अगर मैं ऐसा मोशन चाहता हूं तो सबसे पहली बात मुझे जमीन से कुछ न कुछ एंगल बनाते हुए फेंकना पड़ेगा। दूसरी बात वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकूं या नहीं फेंकूं? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में, क्लियर, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर कुछ भी एंगल बनाते हुए अगर फेंका जाए तो ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन other than vertical direction, if an object is thrown other than vertical direction by making some angle with the horizontal, then this kind of motion is called projectile motion। समझ में आ रही बात? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाए तो ऐसे मोशन को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलता हूं। If an object is thrown other than vertical direction by making some angle with the horizontal, then this kind of motion is called projectile motion। जो रामायण बोली आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? मैंने मान के चलिए किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, ऐसे करके फेंका यूं, तो ये हॉरिजॉन्टल ये जो मोशन हुआ ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही हुआ। इसको अगर मैं आपकी तरफ फेंक दूं तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? ऐसे तो जाएगा ये। बोल हवा है। मैं यूं फेंक दूं तो क्लियर है? नहीं आई मेरी बात समझ में? जो डेफिनेशन बोला पल्ले पड़ा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन बाय मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देन दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? समझ में आ रही है बात? इसके एग्जाम्पल, फायरिंग बाय द गन, दिमाग में सूट नहीं आ रही होगी, डेफिनेशन से मैच तो ना कर रहा हूं। एग्जाम्पल, फायरिंग बाय द गन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है और वहां से पायलट ने एक बॉम्ब गिरा दिया, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहे, तो बाढ़ में ना आ रहे तो कोई बात ना नहीं, आवेंगे, चिंता मत करो। पहले इतना डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं ये एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पढ़ लो पहले इतना। ओह माय गॉड, टाइम हो गया आपका। हो गया आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।